जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। अगर आप 2023 ग्रेजुएट हैं तो थोड़ा देर आपको यहाँ पे जरूर रुकना चाहिए। अगर आप आ ही गए हैं तो हो सकता है जिस रास्ते जिस मंजिल की आप तलाश में हैं उसको ढूंढने में थोड़ी सी सहूलियत मिल जाए, या मन में कोई कंफ्यूजन है तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिले कि हाँ आप ठीक रास्ते पे हो, आपको आगे तक चलना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे कुछ मैंने क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं और ये क्वेश्चन ना एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मुझे टेलीग्राम चैनल पे रिसीव होते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे रिसीव होते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट हुए होंगे। ये जून का महीना है, रिजल्ट आता रहता है, अगले महीने में भी आएंगे। बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आ चुका होगा, बहुत सारे लोगों का आ रहा है कंटिन्यूअसली। तो मन में एक सवाल उठता है, अगर कैंपस प्लेसमेंट हुआ है तो ठीक है, एक जॉब है, आप वहां चले जाओगे। हो सकता है जो सवाल आज वो लोग पूछ रहे हैं जो बेरोजगार हैं, वो सवाल जो प्लेस्ड हो गए कुछ टाइम बाद पूछें, या हो सकता है उनकी नौकरी बहुत अच्छी चले, कभी ना पूछें। तो आप में से काफी सारे कैंडिडेट हैं जिनका ये सवाल होता है कि सर बहुत सारी वैकेंसी तो आई हैं, पर अभी से हम स्टार्ट करें तो हो जाएगा क्या, हमारा क्या पॉसिबिलिटी है, आपको क्या लगता है? ये देखो, मतलब फियर तो रहता है, सबके अंदर फियर रहता है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे या हमसे अगली वाली पीढ़ी कर रही थी, इवन जो टॉप करता है उसको भी एडवाइस चाहिए होती है, क्योंकि इससे हमको एक स्ट्रेंथ मिलती है ना कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। अगर जो हम कर रहे हैं चार लोग हमको इंडोर्स कर देते हैं तो हम और पावर के साथ उसको शुरू कर देते हैं। ह्यूमन नेचर है, तो वो मोटिवेशन हमको मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पे बेसिकली कई सारे बच्चे पूछते हैं कि अब एग्जाम तो क्लोज आ गए हैं, काफी सारे एग्जाम क्लोज हैं, काफी सारे दूर भी होंगे, पर उनका इंटेंशन रहता है क्लोज जो पहले आ रहा है सब लोग उसी को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो क्या अभी से शुरू करें तो हो जाएगा। फिर इसमें सब क्वेश्चंस भी काफी सारे होते हैं, मैं जब डिस्कशन करता हूं तो पता चलता है। और कुछ लोग पूछते हैं कितने महीने लगते हैं प्रिपरेशन करने में, ताकि हम फुल प्रिपरेशन कर लें जिस भी ब्रांच के हों, कि अब प्रिपरेशन हो गई भाई, अब कोई एग्जाम दूंगा तो निकल जाएगा। एक नॉर्मल टाइम क्या होना चाहिए, इसके बारे में हालांकि कई बार हमने डिस्कशन किया है, पर चूंकि आप फ्रेश हो तो यहां पे भी बनता है कि डिस्कशन हो जाए, आपके माइंड में एक चीज तो क्लियर रहे कि ये चीजें आपको करनी है। एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए सबको। जो नहीं करना है वो बीच बीच में पता चलता रहता है। जैसे आप एग्जाम दोगे, पढ़ोगे, फिर एनालाइज करोगे कि कहां पे आपसे गलतियां रहेगी, तो पता चलेगा कि आपने क्या अनवांटेड किया था। वैसे कुछ चीजें मैं यहाँ पे जरूर बताऊंगा। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, बहुत पॉपुलर सवाल होता है, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड सवाल होता है, और चाहे यूट्यूब पे कोई भी पढ़ा रहा हो या फिर इन जनरल जिसको आप मानते हो कि ये आदमी सफल है, कि कोई स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है, आपका सीनियर है, उससे जरूर ये लोग पूछते भाई तुम कितना घंटे पढ़ते थे, हम कितना घंटे पढ़ें, कितना घंटे इस एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए डेली, ये सबके मन में सवाल होता है। फिर है कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, ये भी बहुत बड़ा डिलेमा है कि भाई शुरू कहां से करें। कोई एग्जाम की तैयारी करना है तो स्टार्ट कहां से करें, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कि क्या हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक पढ़ना जरूरी है। हमको ये भी ध्यान में रखना है कि हमारा टारगेट कितना दूर है और कितना सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस तो सबको पता होना चाहिए, अगर सिलेबस नहीं पता है तो फिर बड़ा मुश्किल है। यहां पर मैं गुजरात और राजस्थान स्पेशली मेंशन किया हूं क्योंकि इन दोनों का कैलेंडर मैं अभी दिखा दूंगा लास्ट में डिस्कशन के बाद, कि ये वैकेंसी हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब जो फ्रेशर जिनके लिए एलिजिबल है, राजस्थान में 2 ही वैकेंसी है और मैं दिखा दूंगा। गुजरात में थोड़ी नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा हैं तो उस पर डिस्कशन कर लेंगे। अभी जो सेफ्टी इंजीनियर की आई है, काफी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि वो अभी ग्रेजुएट हुए हैं, उनका अभी रिजल्ट आया है, वो एलिजिबल हैं कि नहीं है। बिल्कुल एलिजिबल हो भैया, जिसका भी लास्ट डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट से पहले रिजल्ट आ गया है वो एलिजिबल है। रिजल्ट आ गया, उम्मीद है आपकी तुरंत प्रोविजनल भी आ जाती है। कुछ यूनिवर्सिटी में हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए, पर उससे फर्क नहीं पड़ता है, प्रोविजनल तो आ ही जाता है आपके पास। डजंट मैटर कि आपकी वो डिग्री नहीं आई या वो नहीं आया, प्रोविजनल आ गया तो आप एलिजिबल हो गए उस पोस्ट के लिए। और आप एलिजिबल हो, तैयारी करिए, और तैयारी में हमारा सहारा चाहिए, मतलब हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो उसका एक्ट का कोर्स भी चल रहा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके परचेज कर सकते हैं। खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो पूरी लगन से करिए, पूरी मेहनत से करिए। इसके पहले हमने इस पे डिस्कशन किया हुआ है कि क्या क्या मटेरियल हैं, बुक्स कौन सी आप फॉलो कर सकते हो। हालांकि सिलेबस डिक्लेयर नहीं है, जैसे ही सिलेबस आएगा, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सिलेबस क्या है, क्योंकि वो अभी ग्रेजुएट हुए हो सकता है उनको आइडिया नहीं हो कि जीपीएससी किस तरीके से क्या इस प्रोसेस फॉलो करती है। तो जीपीएससी ने अभी सिलेबस डिक्लेयर नहीं किया, जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस आएगा उस पर डिटेल वीडियो आ जाएगी। आरटीओ एग्जाम से रिलेटेड भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, जो नए बच्चे हैं स्पेशली, तो उसके सिलेबस
पे भी डिस्कशन आएगा, AMDI पे डिस्कशन जल्दी ही आ जाएगा कि कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो उस पर जल्दी ही वीडियो आ जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिटेल में बता दूंगा क्या क्या आपको पढ़ना है। अब चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं हमारा आज का, कि क्या मैं अभी से शुरू करूं तो सिलेक्शन हो जाएगा। अभी से शुरू करने का मतलब है कि मान लीजिए किसी एग्जाम में 2 महीने का टाइम है, किसी एग्जाम में 3 महीने का टाइम है, जब इतना ही टाइम रहता है तभी हमारे मन में एक ख्याल आता है कि अभी से हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं यार, एग्जाम काफी क्लोज हो पाएगा कि नहीं। अगर 3 से ज्यादा महीने का टाइम है तो ये ख्याल नहीं आना चाहिए, तो आपको पढ़ना चाहिए बिना ये ख्याल लाए। अगर फिर भी आ रहा है तो ये सुन ही लेते हैं। देखो, अगर मैं हार्ड फैक्ट बताऊं तो 2 से 3 महीने में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए कम टाइम होता है। वो अलग बात है कि कोई टॉपर बन जाए तो कह दे भैया वो तो एक ही रात पढ़ा था और उसका सिलेक्शन हो गया था। कई बार इस टाइप के बकवास टॉपर्स भी करते हैं, टॉपर्स इन द सेंस की सिलेक्टेड कैंडिडेट भी करते हैं, तो उस भ्रम में आपको नहीं रहना। और मैं यहां पे नहीं कह रहा हूं भाई, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स की जहां पे एथिक्स भी सब्जेक्ट होता है, वो पढ़ के करप्शन करते हैं लोग, तो फिर क्या ही कर लोगे। तो अच्छे एग्जाम्स, बड़े एग्जाम्स हमारे देश के टॉप करने के बाद भी झूठ बोलते हैं लोग, पता नहीं क्या मन में रहता है। तो 2 से 3 महीने का टाइम मैं मानता हूं मेरे हिसाब से कि सफिशिएंट नहीं है किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। पर हां, इसमें थोड़ा सा इफ एंड बट वाली चीजें हैं। कई सारे बच्चे होते हैं जब वो ग्रेजुएशन में एडमिट होते हैं तो चाहे फर्स्ट ईयर से, चाहे सेकेंड ईयर से, चाहे थर्ड ईयर से, वो टारगेट बना लेते हैं कि वो प्रिपरेशन करेंगे। जैसे कई सारे बच्चे होते हैं वो गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। जब गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपसे उम्मीद किया जाता है कि आपका टेक्निकल साउंड होगा, तो ऐसे बच्चों का बिल्कुल क्रैक हो सकता है, क्योंकि आपको तो रिवाइज ही करना है। रिवीजन के लिए 2 से 3 महीने बहुत सफिशिएंट टाइम है। या फिर मान लीजिए गेट का आपने प्रिपरेशन किया और गेट से आपको स्टेट लेवल पे स्विच करना है, तो भी 2 से 3 महीने सफिशिएंट टाइम होता है, क्योंकि फंडा आपको क्लियर है। बस डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, गेट में थोड़े न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हो सकता है वहां पे आपने न्यूमेरिकल ज्यादा प्रैक्टिस किया हो, थियरी पे उतना ध्यान नहीं दिया हो, या जनरली थियरी भी पूछा जाता है, ध्यान दिया भी होगा आपने अगर गेट का सीरियसली प्रिपरेशन किया है। तो अगर ऐसे किसी भी एग्जाम का आपने प्रिपरेशन किया है अपने इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर से, थर्ड ईयर से, या फोर्थ ईयर में ही किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन किया है, तो बिल्कुल आप ये 2-3 महीने में चीजों को रिवाइज करके क्रैक कर सकते हो एग्जाम। आपके मन में कोई फियर नहीं होना चाहिए। कोई भी आदमी जब पहले तो मैं ये मानता हूं कि अगर आपने इतना पहले प्लानिंग किया तो आप एक सीरियस कैंडिडेट होगे, मजाक के लिए नहीं पढ़ रहे होगे। क्योंकि जो लोग सीरियस नहीं होते हैं ना, तो इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद जब धक्के खा लेते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, घर वाले ताने देने लगते हैं, बगल वाले ताने देने लगते हैं, जिनसे कमिटमेंट रहता है उनका कमिटमेंट किसी और से हो जाता है, उनकी डोली उठती, तब उनको समझ में, तब उनको धक्का लगता है यार कि मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है, अब उनको कुछ करना चाहिए। तो हम मान के चल रहे हैं कि आप सीरियस हो गए तभी इतना पहले आपने प्लान किया है, तो बिल्कुल आपने ठीक से पढ़ाई किया होगा और आपके लिए 2 से 3 महीने सफिशिएंट हैं। आप निश्चिंत होके रिवीजन करिए, चीजों का सिलेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है आपके लिए, ठीक है। फिर कितने महीने लगता है, अगर हम एक आइडियल पढ़ाई की बात करें, इसमें 2 केस होती है। एक केस कि ग्रेजुएशन आपने ठीक से किया है, एक केस आपने ग्रेजुएशन बस करने के लिए किया है। आपने ग्रेजुएशन बस करने के लिए किया है, इंजीनियरिंग में आपने एडमिशन ले लिया, दाखिला ले लिया, बस इंजीनियरिंग हो जाए इस वजह से कर लिया। वो लास्ट नाइट फाइट वाली मैटर होता है और उसको हम बड़े घमंड से बताते हैं कि भैया हम तो बस एक रात पढ़ लेते हैं, हमारा काम हो जाता है। तो अगर इस टाइप का वॉरियर हो आप, तो आपके लिए भाई, तो आपके लिए टाइम चाहिए। तो मैं मानता हूं कि आपके लिए 6 to 8 मंथ मिनिमम चाहिए सीरियस प्रिपरेशन के लिए। 6 मंथ उनके लिए जिनके पास भगवान की थोड़ी दया है, थोड़ा दिमाग शार्प है। इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते, सबका माइंड, सबका ऑब्जर्वेशन, सबका कनेक्शन अलग अलग होता है। तो अगर आपका वैसा है तो आपको 6 मंथ लग सकते हैं, 5 to 6 मंथ लग सकते हैं अगर बहुत ज्यादा शार्प है तो। और बाकी थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा देर से चीजें समझ में आती हैं या देर से याद होती हैं, तो आपको 8 मंथ लग सकते हैं। 2 महीना उससे ज्यादा मान लेते हैं हम, ठीक है। क्योंकि हम मान के चलते हैं कि अगर ऐसा है कि थोड़ा उसको देरी से चीजें समझ में आती हैं, तो वो ज्यादा टाइम भी देगा पढ़ने में। थोड़े जो शार्प माइंड के होते हैं ना, वो स्टेबल टाइप के नहीं होते हैं, वो थोड़ी भाग दौड़ उनके दिमाग में रहती है, क्योंकि दिमाग में पोटेंशियल है, कहीं पे पोटेंशियल है, कहीं पे एनर्जी है, तो आदमी को सुकून से बैठने ही नहीं देता। वो कुछ इगड़ दौड़ की चीजें करवाता रहता है, उसके दिमाग में कुछ चीजें चलती रहती है, तो अनस्टेबिलिटी उनके माइंड में रहती है। जो थोड़े स्टेबल माइंड के हैं वो मेहनत ज्यादा करते हैं, भले उनको टाइम ज्यादा लगता है और वो पढ़ लेते हैं। तो अल्टीमेटली मैं कहता हूं कि 6 to 8 मंथ तो आपको चाहिए
अगर आपने इंजीनियरिंग केवल इंजीनियरिंग के लिए कर लिया है, धक्के खा के किसी तरीके से पास हो गए, ठीक से पढ़ाई नहीं किए हैं। दूसरे वो हैं कि ग्रेजुएशन ठीक से किया है उन्होंने। अगर आप ग्रेजुएशन अच्छे से किए हो, मतलब ठीक से पढ़े हो, जो सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं, और कई सारे बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि यार ये वाला सब्जेक्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, पहले से उनके माइंड में गवर्नमेंट जॉब थी, तो मैं मान के चलता हूं कि भाई आपको 3 to 6 मंथ, ठीक है, 3 to, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, जैसे मैंने कहा कि आपने पहले से गेट आउट का प्लान कर रखा है, तब तो भाई 2 to 3 मंथ भी आपके लिए सफिशियंट है। अगर आपने वो प्लान नहीं किया था, पर इतना था कि हाँ मुझे प्रिपरेशन करनी है और जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट लगे, एटलीस्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वो सब्जेक्ट्स आपने ठीक से पढ़े हैं, उस पे प्रीवियस ईयर एमसीक्यू भी सॉल्व कर रखे हैं, क्योंकि अब सारे बुक्स में, इवन दो की जो टेक्स्ट बुक्स रेफरेंस बुक्स हैं, उनमें भी कई सारे बुक्स में एमसीक्यूज आने लगे हैं। तो अगर आपने वो सारे प्रैक्टिस किए हैं तो 3 to 4 मंथ, 5 मंथ, मैक्स टू मैक्स 6 मंथ, ये आइडियल टाइम है जिसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हो, चाहे इंजीनियरिंग की आप किसी भी ब्रांच से हो, सभी ब्रांच में ये इक्वली अप्लाई होता है। इतने टाइम में आप इजीली प्रिपरेशन कर रहे हो। हम इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। वैसे भी नॉन टेक्निकल में आपका हाथ तंग ही होता है, वहां पे ये मान के चला जाता है कि भाई आपका 20-30% मार्क्स आ जाता है, वो आ जाता है। ड्यूरिंग द एग्जाम प्रिपरेशन आप 1 घंटे डेली दे दोगे तो उतने मार्क्स आ जाएंगे आसानी से। रीजनिंग में भी आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप ठीक ठाक क्वेश्चन कर लोगे, अगर नहीं पढ़े हो तो भी, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से एक आइडियल टाइम होगा अगर आपको फ्रेश स्टार्ट करना है तो। अगर आपको एकदम फ्रेश करना है तो मिनिमम 6 मंथ तो लगेगा ही लगेगा सारे सब्जेक्ट पढ़ने में। इससे ज्यादा भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, कि एकदम से ही डगाडोल हालत है तो थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग सकता है। तो ज्यादा टाइम दीजिए, ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। मूड बना लिया है तो फिर शुरू हो जाइए और पीछे नहीं भागना है। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना है भाई ना, तो एकदम डिसाइड करके ही आना कि भाई 1-2 एग्जाम में फेल हो गए तो भागना नहीं है। मैं मान के चलता हूं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आ रहे हो प्रिपरेशन करने के लिए, तो कम से कम आपको 2 साल के लिए मतलब प्रिपेयर होके आना चाहिए। और इन 2 सालों में कम से कम आपको, कम से कम मैं कह रहा हूं, 4 से 5 एग्जाम में अपीयर होना चाहिए। अगर 2 साल हो गए और 4 से 5 एग्जाम ही नहीं आया आपके स्टेट में, तो भी आपका पोटेंशियल चेक नहीं हुआ है। 1-2 एग्जाम दे लिया, आप फेल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब पढ़ रहे हो, क्योंकि कई बार होता है हमसे गलतियां हो जाती हैं। अगर 4 से 5 एग्जाम वैसे आजकल आ जाते हैं, 2 साल में 4 से 5 टेक्निकल एग्जाम आ जाते हैं, अगर स्टेट और सेंटर का हम मिलाएं, और ज्यादा भी आ सकते हैं। अगर किसी ऐसे स्टेट में हो जहां पे वैकेंसी आती रहती है तो वहां पे ज्यादा भी आ जाएंगे, पर 4 से 5 तो आ ही जाएंगे। स्टेट सेंटर का मिला के, दूसरे स्टेट का मिला के कहीं पे भर लिया, तो इतने एग्जाम दे के, अगर इतने एग्जाम देने के बाद आपको लगता है कि आप कट ऑफ से बहुत दूर हो, तो फिर आपको दूसरा रास्ता सोचना चाहिए। पर ऐसा नहीं कि आए प्रिपरेशन करने, 6 महीना प्रिपरेशन किए, 1 एग्जाम दिए, मार्क्स कम आ गया, फिर भटकने लगे कि भाई अब क्या करें, अब तो बहुत ब्लंडर हो गया, डूब गए, जिंदगी खराब हो गई। इस टाइप के भाव मन में नहीं लाने हैं, नहीं तो पहले से छोड़ दो। इतना कंपटीशन है भाई, लोग घिस रहे हैं, तो आप ऐसे उम्मीद करके नहीं आ सकते कि मैं जाऊंगा और रातों रात ले लूंगा, बाकी सब तो ऐसे ही हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो चूंकि तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंपटीशन तो देंगे ही देंगे, तो टाइम तो लगेगा इसमें, ठीक है। तो इतना आप प्लान करके आए, नहीं प्लान कर पा रहे तो मेरा सजेशन होगा, बाकी आपकी मर्जी, ना आए एग्जाम में, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेली कितने घंटे पढ़ना चाहिए। चूंकि हम ग्रेजुएशन और फ्रेशर बच्चों की बात कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा भाई पहले आप कितने घंटे पढ़ना चाहिए इसका टारगेट मत बनाओ। मैं बता दूंगा कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए आइडियली, पर आपका मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ भी होना चाहिए उतना सस्टेन करने का। आपने अपने दिमाग को पहले ही लोड दे दिया कि भाई वो इतने घंटे पढ़ता है, मुझे भी पढ़ना है, तो नहीं कर पाओगे। पहले शुरू करना है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है दिमाग को ये कहना भाई कितना घंटे के बारे में छोड़, पहले शुरू कर। एक बार आप पढ़ने लग गए तो ऑटोमेटिकली पढ़ाई हो जाएगी। और एक बार पहले ही टारगेट दे दिया कि 8 घंटे पढ़ना है, तो आप 8 घंटे के बजाय 1 घंटे पढ़ोगे, फिर आपको लगेगा ना, फिर वो मतलब इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि यार मैंने 8 घंटे का टारगेट बनाया था, 1 घंटे ही पढ़ पा रहा हूं, लग रहा है मेरे से हो नहीं पाएगा, मेरे बस की बात नहीं है। तो टारगेट उतना लंबा शुरू में बनाना ही नहीं, शुरू में बनाना है कि भाई मैं 1 घंटे पढ़ूंगा, मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, मैक्सिमम इतना ही का टारगेट लेके रखिए। क्योंकि आपको थोड़ा फिजिकल स्ट्रेंथ भी डेवलप करनी है, कि बैठना आना चाहिए आपको उतने टाइम तक। पहले आपने नहीं पढ़ा तो बैठ ही नहीं पाओगे चेयर पे 2-3 घंटे लगातार। पहले हो सकता है कि हर 5 मिनट में आप मैसेज चेक कर रहे हो, हर 2 मिनट में उनकी याद आ रही है कि भाई कुछ पूछ ले, खाना खाया नहीं खाया।
तो वो आपके अंदर वो सारे हैबिट्स हैं, तो वो सारे हैबिट इतने जल्दी नहीं जाएंगे, कुछ टाइम उसको आपको देना पड़ेगा। तो पहले स्ट्रेंथ बनाइए, बैठने की स्ट्रेंथ बनाइए, दिमाग की भी अपनी स्ट्रेंथ बननी चाहिए कि वो ऑब्जर्व करता है कितने टाइम, धीरे धीरे उसको भी हैबिट होगी। तो मैं कहता हूं पहले 1 घंटे से शुरू करिए, थोड़ा एक आध हफ्ते में, मतलब एक आध हफ्ते मत लीजिए, 2-4 दिन में थोड़ा अगर स्ट्रेंथ बन जाती है बैठने की, तो 2-4 दिन में 1 घंटे को 2 घंटे करिए, फिर 2-4 दिन में इसको 3 घंटे करिए, फिर 2-4 दिन में इसको 4 घंटे करिए। मतलब 1 वीक 10 दिन में एटलीस्ट 4 से 5 घंटे का आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि 1 वीक तक या 10 दिन बाद तक, आज से शुरू करने के बाद मैं 4 से 5 घंटे ठीक से बैठ के पढ़ लूंगा बिना डिस्टर्ब हुए। और वो अपने बॉडी को फोर्स करके नहीं कि नींद आ रही है, झपकी ले रहे हैं, फिर भी बैठे हैं कि पढ़ना है, नहीं, मतलब एकदम कहते हैं सहूलियत के साथ कि हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ भी हमारे साथ है, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ भी हमारे साथ है, दोनों मिलके काम कर रही हैं, वैसा आपकी स्ट्रेंथ डेवलप कर लेनी है। कितने दिन में भाई? 7 to 10 डेज में। 7 to 10 डेज में आपको 4 से 5 घंटे पहुंच जाना है। फिर अगले 15 दिन में इसको 6 घंटे कर लेना है। फिर 20 या 25 दिन या 1 महीने में इसको 8 आवर to 9 आवर तक कर लेने हैं। इतने पढ़ाई आप करोगे तो ठीक हो, बीच बीच में थोड़ा गैप लेते रहिए। मान लीजिए 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, जितनी आपकी स्ट्रेंथ है, बीच में 4-5 मिनट का गैप ले लिया, थोड़ा जंपिंग वंपिंग कर लिया, थोड़ा ये वो कर लिया, थोड़ा घूम लिया, थोड़ा देख लिया। मोबाइल नहीं उठाना है बीच में, जब भी गैप दीजिए मोबाइल उठाना ही नहीं है। मोबाइल उठाओगे फिर काम हो जाएगा खराब। फिर जो दिमाग जिस डायरेक्शन में जा रहा था ना, उधर से किसी और डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, फिर उसको उधर से मोड़ के वहां पे लाना, अगेन आपका टाइम खराब करेगा। तो वो करना ही नहीं है, बीच में मोबाइल नहीं उठाना किसी भी हालत में। और जब पढ़ने गए हो लाइब्रेरी चले जाओ, मोबाइल छोड़ दो, घर पे छोड़ दो, मतलब झंझट ही नहीं रहेगा, मोबाइल लेके ही नहीं जाना है, मतलब एकदम आइसोलेट होके रहना है वहां पे। कोशिश करना है लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, कोई सा लाइब्रेरी में ही पढ़िए, चाहे सरकारी लाइब्रेरी है तो वहां पढ़िए, और मोबाइल घर पे ही रखिए, उसके बीच कोई आपसे कांटेक्ट कर नहीं पाए। टिफिन भी साथ लेके जाइए, वहीं खाइए, ठीक है। तो ये हो गया कि आपको डेली इतना पढ़ना चाहिए, मतलब जो लास्ट टारगेट में बता रहा हूं, डेली आप 8 से 9 आवर, 8 से 10 आवर भी कर सकते हो। अगर एग्जाम क्लोज है तो करना भी चाहिए। अगर स्ट्रेंथ करती है, एग्जाम क्लोज आता है, तो इसको 11 to 12 आवर भी आपको करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम जैसे जैसे क्लोज आता है ना, आपको थोड़ी टाइम बढ़ानी चाहिए, रिवीजन भी करना होता है, आपको मॉक टेस्ट भी देने होते हैं, मॉक टेस्ट में गलतियां भी ढूंढनी होती हैं, उसको सुधारना भी होता है, जो फंडामेंटल किसी रीजन से गलत हुआ फंडामेंटल भी देखना होता है, तो थोड़ा टाइम इंप्रूव करना चाहिए आपको। पर ये 8 आवर एक आइडियल टाइम माना जाता है किसी एग्जाम के लिए। ये आप अचीव कर लीजिए, जितना भी आपको टाइम लगता है अचीव करने में, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, ठीक है। पहले से पढ़ रहे होगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, 2, 4, 5 दिन या 1 हफ्ता में आप उतना टाइम पहुंच जाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। कई बार हम ये सोचते हैं कि बहुत दिनों बाद पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, कोई सा बुक उठाते हैं, पहले पेज से लास्ट पेज तक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और कोई सा भी बुक ले लेते हैं। कई बार होता है कि जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होता है हम वो लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यार ये तो मुझे आता ही है, शुरू वहां से करता हूं जिसमें मेरा हाथ तंग है, तो इस टाइप से शुरुआत करते हैं। मेरा ऐसा मानना होता है कि शुरू आपको उस सब्जेक्ट से करना चाहिए जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपको अच्छे से आता है। हो सकता है बहुत अच्छे से आता हो, उसमें बहुत कम टाइम देना हो, तो शुरू आप वहां से करिए। शुरू में कोई वेटेज एनालिसिस नहीं करना है, जो सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ का है वही पढ़िए। डजंट मैटर कि उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं, वेटेज कम है ज्यादा है, क्यों करना चाहिए वही? क्योंकि मैंने आपको कहा भाई शुरू पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, शुरू में हम फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो उसमें बाधा ना बने सब्जेक्ट, ऐसा ना हो कि दिमाग को शुरू में ही काम में लगा दिया, चीजें आ नहीं रही हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, 5-10 मिनट पढ़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, 1 घंटा पढ़ने के लिए स्ट्रगल कर रहा है दिमाग, वैसा नहीं डालना है। पहले इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट या फिर आप कह लो हल्का सब्जेक्ट, मतलब जिससे दिमाग पे ज्यादा लोड ना आए, वैसे सब्जेक्ट उठाइए और वहां से पढ़ना स्टार्ट करिए। हाँ, बहुत दिन बाद, अब ये जो ऑल टॉपिक वाला बात है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, बहुत दिन बाद जब हम उठाते हैं ना, तो एकदम से राइटर से पढ़ना शुरू करते हैं, किसको क्रेडिट दिया है वो भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, माँ बाप का फोटो लगाया वो भी पढ़ना, और फिर इमेजिनेशन करना भी शुरू करते हैं। भाई उतना ज्यादा उसमें नहीं जाना है, मतलब मैं बता रहा हूं कि एक मेंटल स्टेटस होती है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आप बहुत दिन बाद बुक उठाए हैं, पढ़ाई किए हुए आपको सदियों हो गए हैं और जल्दी से ये सारी चीजें सुधारना है, दिमाग आपको भटका रहा है।
तो आपको भाई टू द पॉइंट, मतलब जहां से शुरू करना है, जिस चैप्टर से शुरू करना है वहां पे आ जाना है और उसको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, शुरू जब हो गया, आप हैबिचुअल हो गए, आपने मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलप कर ली कि अब आप पढ़ाई कर सकते हो और आपका एग्जाम क्लोज है, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आपको YCT पब्लिकेशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देता है। अगर आप जीपीएससी की कर रहे हो तो जीपीएससी का प्रीवियस ईयर, ये YCT से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस केस में। अगर आप राजस्थान की कर रहे हो तो राजस्थान के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आते हैं वो, वैसे टेक्निकल में तो नियर अबाउट सेम ही रहेंगे, थोड़ा बहुत का डिफरेंस रहता है, ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चन होते हैं। तो आप कोई सा भी ले लीजिए, कोई सी भी बुक ले लीजिए, प्रीवियस ईयर ले लीजिए, चाहे YCT ले लीजिए, वहां से क्वेश्चन सॉल्व करिए। YCT में इसलिए कहता हूं कि YCT में थोड़ा इन्होंने सोल्यूशन ठीक से दे रखा है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखा है क्वेश्चन के बारे में कि इस टाइप के फंडामेंटल है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो वहां से आपका ये फायदा हो जाता है कि आपको हर बार रेफरेंस बुक नहीं उठानी पड़ती है समझने के लिए कि ये चीज कहां से आ गया, उन्होंने समझा रखा है वहीं पे, तो काम चल जाता है आपका। पढ़ने का ये सही तरीका है कि अगर कम टाइम में आपको तैयारी करनी है, शॉर्ट टाइम है, तो आप रेफरेंस बुक के चक्कर में ना पढ़िए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सी रेफरेंस बुक पढ़ें। पहले मैं कहता हूं आप मतलब जो भी टॉपिक आप पढ़ें, अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ने की जरूरत है टॉपिक, वैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसके बारे में मैंने बताया कि किसी भी क्वेश्चन, किसी भी टॉपिक पे अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो और 10 में से 5 से लेके 6 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो, तो ये मान के चलो कि उस टॉपिक के बारे में आपका नॉलेज ठीक है, एवरेज से थोड़ा ऊपर है। 6 से 7 कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, 7 से मतलब 8 कर लेते हो तो मतलब आप ठीक हो, आप एग्जाम के लेवल पे हो, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन गलत होते ही होते हैं, ठीक है। मतलब हम ये मान के चलते हैं भाई कि 20% तक एरर आ जाती है, ठीक एरर नहीं है ये, मान के चलते हैं 10 से 12% की एरर ठीक होती है। पर फिर भी अगर आप पहली बार कर रहे हो, इतने क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो टॉपिक पे आपकी पकड़ अच्छी है, तो आपको एमसीक्यूज पे जाना चाहिए। तब आपको ज्यादा फंडामेंटल क्लियर करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तब आप एमसीक्यू सॉल्व करिए, उस टॉपिक का, उस पूरे सब्जेक्ट का एमसीक्यू सॉल्व करिए। जहां जहां पे गलतियां हो रही हैं उनका सोल्यूशन देख लीजिए। मान लीजिए थर्मोडायनामिक्स हम पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स का बुक रख लिया, थर्मोडायनामिक्स का एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट किया किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक से या YCT से। फिर जिस जहां पे फंसे हम वहां पे सोल्यूशन दिया होगा, वो देख लिए, नहीं समझ में आया, फिर बुक उठानी है कि अरे यार ये टॉपिक में ये चीजें हमको क्यों समझ में नहीं आ रही है, वो देख लेनी है। इस तरीके से आपका चीजें क्लियर हो जाएंगी। रेफरेंस बुक के चक्कर में पढ़ोगे तो उलझ के रह जाओगे, उसमें बहुत सारी चीजें दिया गया, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के जो प्रिपरेशन होती है, मतलब यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई होती है उसके पर्सपेक्टिव से लिखा गया है, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं लिखा गया है, तो उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है, तो आपका टाइम सेव होगा। उस चक्कर में पढ़ोगे तो फिर 2 साल भी तैयारी करोगे तो हो नहीं पाएगा। और आपको ऑब्जेक्टिव देना है, हाँ सब्जेक्टिव जब देना होता है एग्जाम या मेंस एग्जाम देने होते कई सारे में होता है तो अलग बात है, तब की बात अलग से करेंगे। अभी हम केवल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपके मन में जो सवाल होंगे मैंने उसको एड्रेस कर लिया होगा, ठीक है। अगर कुछ बच गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं जरूर इस पर डिस्कशन करूंगा, या फिर आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, चाहे टेलीग्राम हो। अब ये एक पोस्ट है जो कि जनरल पोस्ट है, SSC JEE की हर बार आती है। इस पे भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके से आपको इसको टारगेट करना चाहिए। वो वीडियो आपको लास्ट में लिंक कर दूंगा, वहां से आप देख पाओगे। ये आपका एग्जाम है, आप तो इसको भरे ही होंगे, मतलब भरे होंगे इन द सेंस कि अभी तो आया नहीं तो कैसे भरेंगे, जो लोग पहले से कर रहे होंगे वो भरे होंगे। पर आप अगर फ्रेशर हो तो ये एग्जाम आने वाला है, अभी ये डेट दे रखा है इन्होंने, जुलाई में आएगा, तो आप इसको फिलअप करिए, इसको टारगेट कर सकते हैं। हर साल अराउंड टू अराउंड आता है, थोड़ी वैकेंसी कम ज्यादा हो सकती है, पर हर बार तो आता है, कंसिस्टेंसी तो है। तो अगर आपने इसके सिलेबस को तैयार कर लिया तो इस बार नहीं हुआ तो अगली बार के चांस रहेंगे कि हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम है जो सबके लिए है, ठीक है। फ्रेशर हो सकता है आइडिया ना हो, इसलिए वजह बता रहा हूं। और इसकी प्रिपरेशन कैसे करना है वो सेपरेट डिस्कशन हो सकता है, यहां पे करेंगे तो सब हौज पौज हो जाएगा एक ही में। तो यहां पे मैं किसी इंडिविजुअल एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करना है वो नहीं बताऊंगा, बस इन जनरल बता रहा हूं। यहां पे राजस्थान के लिए ये 2 वैकेंसी है, यहां पे अगर आपको क्लियरली दिख नहीं रहा है तो यहां पे थोड़ा सा इसी का जूम वर्जन है, आप देख पाओगे। ये 2 वैकेंसी हैं, इनकी आप प्रिपरेशन करिए। ये जनवरी और फरवरी के महीने में आने वाली हैं ये 2 वैकेंसी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए। बट आप इंतजार मत करो कि जब वो आएगा करेंगे, एटलीस्ट टेक्निकल सब्जेक्ट तो आप रेडी करके ही रखो, ठीक है। तो प्रिपरेशन करते रहिए। इसका भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर ऊपर हैं वो देख लीजिए।
अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो इनके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा मैं कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट कौन से जरूरी हैं, किन सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, ये सारी बातें हम बाद में कर लेंगे। अब आते हैं जीपीएससी पे। जीपीएससी में थोड़ी नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है। यहाँ पे मैंने पूरे कैलेंडर की वैकेंसी डाल दिया है जो स्पेशली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, चाहे वो किसी भी ब्रांच के लिए हो। अब ये वाली एक पोस्ट थी, एक्सपीरियंस बेस्ड पोस्ट थी, इसका आके चला भी गया है तो ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वैकेंसी है, इसमें सारी ब्रांच एलिजिबल है पर एक्सपीरियंस मांग रखा है। सिविल ब्रांच एलिजिबल नहीं थी पर इसका भी आपको डेट जो है चला गया है, अब इसमें फॉर्म फिलिंग नहीं। ये मैंने डेट मेंशन कर रखा है कि कब इनका एडवर्टीजमेंट कब से कब तक था, तो चला गया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फ्रेशर के लिए था ही नहीं, इसमें एक्सपीरियंस मांगा था। ये जो तीसरी पोस्ट है इसमें तो 8 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है, ये भी आपके लिए नहीं है, मतलब फ्रेशर के लिए नहीं है, तो इसका भी टेंशन नहीं लेना। बताने का पर्पज बस इतना है कि कई बार लोग बताते हैं यार जीपीएससी की वैकेंसी आई थी तुम नहीं भरे क्या, तो फिर हमें रिग्रेट होता है यार कि वैकेंसी चली गई, हम नहीं भर पाए, एक अपॉर्चुनिटी चली गई। पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए नहीं था। जो भी जीपीएससी की वैकेंसी आने वाली है आपके लिए, सबके बारे में डिस्कशन करूंगा। ये वैकेंसी रनिंग है, ये वैकेंसी रनिंग है। अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो आप एलिजिबल हो। ये इसका लास्ट डेट है 30 जून, इससे पहले आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप एलिजिबल हो। वेट नहीं करिए, भले 2 महीने, मतलब इसका एग्जाम होगा जल्दी ही, मतलब ये आपको डेट मेंशन किया गया है, सितंबर में इसका एग्जाम है, जून चल ही रहा है, एंड होने पे है जुलाई अगस्त, मतलब ये मान के चलें कि 2 से 2.5 महीने, मतलब 2 महीने और कुछ दिन आपके पास हैं। वही तो आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम को, किसी एग्जाम का टारगेट बना के हम प्रिपरेशन करते हैं ना, तो हमारा एग्जाम थोड़ा, हमारा माइंड जो थोड़ा तेज से काम करता है और हमारे ऊपर थोड़ा प्रेशर होता है, तो हम ज्यादा चीजें पढ़ लेते हैं। तो आप बिल्कुल ये मत देखिए कि भाई सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आप बिल्कुल टारगेट बनाइए और जम के पढ़ाई करिए। सिलेक्शन होना नहीं होना वो बात की बात है। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो इस बात की गारंटी होगी कि ये एग्जाम खत्म होने के बाद आपकी पढ़ाई एक लेवल पे होगी, मतलब इतना आगे होगी कि अगर आप इसको टारगेट नहीं बनाते ना तो उसके आधे या 1/4 लेवल पे भी नहीं रहोगे। अगर इसको टारगेट ना बना के किसी और एग्जाम को टारगेट बनाओगे ना तो आपकी प्रिपरेशन का जो लेवल होगा वो उतना मोटिवेटेड होगे नहीं, आप उतना टाइम ही नहीं दोगे, उतना प्रेशर फील नहीं करोगे, उतना पढ़ोगे नहीं, तो फिर एग्जाम का लेवल, मतलब आपकी पढ़ाई का लेवल बढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे करोगे, अरे अभी एग्जाम में बहुत टाइम है आराम से करेंगे। पर इसको टारगेट बनाओगे तो सिलेक्शन भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया शुरू में कुछ केस कि भाई ऐसा है तो सिलेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है 2 से 3 महीने में। सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो आप एक ठीक ठाक लेवल पहुंच जाओगे कि अगले एग्जाम के लिए आपके पास स्कोप रहेगा कि आप सिलेक्शन ले लो। ठीक है, इसका फॉर्म भर दीजिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आपको एक्ट की प्रिपरेशन करनी है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 3 ब्रांच एलिजिबल है, केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। ठीक है, ये एक वैकेंसी है, इसके बारे में बहुत पूछा जा रहा है आप लोगों की तरफ से कि भाई क्या करें, कैसे पढ़ाई करें। बहुत दिनों बाद ये वैकेंसी आई है, बहुत अच्छी पोस्ट होती है, मतलब एक ऑफिस के इंचार्ज बन के आप बैठते हो। और पर्सनली बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं मैं जिनको जानता हूं पर्सनली, जो ऑलरेडी जॉब में हैं आरटीओ के, उनका भी इंटरेस्ट है कि ये वाली तैयारी करनी है, कर भी रहे हैं काफी सारे लोग। ये 15 जुलाई को ये वैकेंसी रिलीज होने वाली है। इसकी क्राइटेरिया थोड़ी सी है, इससे पहले वाली क्राइटेरिया 65 थी, उसके लिए लेटर लिखा गया है, शायद वो 60 होने वाली है, मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि हो जाएगी। नहीं भी होती तो जो लोग एलिजिबल होंगे बिल्कुल इसको आप टारगेट कर सकते हो। बहुत शानदार पोस्ट है, क्लास 2 लिखा है पर सुपर क्लास 2 की पोस्ट होती है ये। ठीक है, इसके बारे में भी हमने पहले डिस्कशन किया हुआ है। इसका अक्टूबर में एग्जाम है, तो ठीक ठाक आपके पास टाइम है, इसको आप टारगेट बना सकते हो। पर आप इसको टारगेट बना रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी प्रिपरेशन ही नहीं करनी है। मैं कहता हूं करनी चाहिए आपको प्रिपरेशन, क्योंकि कुछ चीजें तो चीजें कॉमन होंगी ना जो आपको यहाँ पे यूज होंगी। ठीक है, जैसे जीके कॉमन होगा आपका, वो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, वो आपका जो मैकेनिकल वाला पोर्शन होगा वो कॉमन होगा। तो एटलीस्ट इस बहाने पहले कॉमन वाला पढ़ लो भाई। अगर आपको डाउट है तो पहले कॉमन वाली चीजें पढ़ो, कि कॉमन वाली चीजें में तो आपकी स्ट्रेंथ अच्छी रहे और जो कि दोनों एग्जाम में काम आए, और ये स्ट्रेटजी भी होना चाहिए। और मैंने कल वीडियो टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था कि किस तरीके से आप सभी एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी, इसका टेंटेटिव डेट है कि कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा। ये है आपका सिविल के लिए है, 100 पोस्ट है। सिविल वालों की थोड़ी वैकेंसी ज्यादा आती है भाई, प्रिविलेज है आप लोगों के लिए। तो आप भी देख लो, अगर सिविल ग्रेजुएट हो आपको तो किस तरीके से आपको इसको टारगेट करना है। इससे पहले वाली मैकेनिकल के लिए भी थी और इससे पहले ये सिविल वाली पोस्ट नहीं थी। इसमें अब मैंने बताया आपको 3 ही ब्रांच एलिजिबल है।
तो नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ी ज्यादा है, तो आप तैयारी करते रहिए आप लोग भी, और आपके लिए भी वही है, वही प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करना है सबको, और वैसे ही प्रोसीड करना है जैसे कि से पहले हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर ये एक पोस्ट है मैकेनिकल के लिए 5, ये आपकी टेंटेटिव डेट है, टाइम खूब है इसके लिए अभी, तो इसको भी प्लान कर सकते हो आप, पर इसमें एक्सपीरियंस मांगेगा, ठीक है। ये चांसेस हैं, पर अभी लॉ बदल रहा है, कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसे GWSSB में तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक बिना एक्सपीरियंस के ले रहे हैं, पर इससे पहले इस वैकेंसी पे एक्सपीरियंस मांगते थे। अभी श्योर नहीं है कि मांगे कि नहीं मांगे, थोड़ा डाउट वाली चीज है, और इसमें मेंस भी होता है, तो आप देख लो कि आप इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। अगर नहीं करना चाहते हो, अगर केवल ऑब्जेक्टिव में रहना चाहते हो, मैं कहूंगा इसको स्किप कर सकते हो आप, इसके बारे में आप ना सोचिए, क्योंकि इसमें मेंस भी होता है, तो थोड़ा सा आपकी पढ़ाई डाइवर्ट हो सकती है। अभी शुरू करने के लिए मैं भी रिकमेंड करूंगा कि आपको ऐसे एग्जाम टारगेट करना चाहिए जिसमें केवल प्रीलिम एग्जाम होता है, मतलब केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम्स होते हैं। फिर ये आ गया 25, ये डिप्लोमा के लिए भी है, डिप्लोमा वाले बच्चे परेशान हैं, तो बस अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको तो केवल यही टारगेट करना है, मतलब आप अर्जुन की तरह हो, इसको आप अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए कि आपको बहुत सारे एग्जाम में भागदौड़ नहीं करनी है, बस इसी को टारगेट बनाना है, इसी के सिलेबस को मतलब पढ़ डालिए। बहुत टाइम है भाई, देखो कब एग्जाम होगा, 12वें मंथ में होगा, खूब टाइम है, सब पढ़ डालिए, ठीक है। और इसका भी कोर्स चल रहा है, इसका और ARTO का, दोनों का हमारे पास कोर्स है, मतलब इसका टेक्निकल वाला पोर्शन भी हम करा रहे हैं और नॉन टेक्निकल मतलब एक्ट वाला पोर्शन भी करा रहे हैं। आप चाहो तो लिंक नीचे दिए गए होंगे, चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है आप खुद से कर सकते हो तो बिल्कुल खुद से करिए, खुद से भी पढ़ के सिलेक्शन होता ही है। बस क्लासेस का थोड़ा ये हेल्प होता है कि चीजें आपको उतना एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, चीजें आपको आसानी से एक जगह यूनाइट होकर मिल जाएंगी। और चूंकि हम लोग भी दिन रात उसी में लगे रहते हैं, तो निकाल के चीजें आपको देते हैं कि लो बेटा खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ, और थोड़ा सा खुद से आप करते हो तो खुद ही आपको सोचना पड़ता है कि कैसे कैसे करना है, बट कर कैसे भी सकते हो आप, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट है आपका ये भी पोस्ट है, ये भी 12वें महीने में है, और ये नर्मदा का है, असिस्टेंट इंजीनियर का है। इसका भी नियर अबाउट सिलेबस सेम जैसे रहता है, आगे मैं सिलेबस बता दूंगा कि सबका एक जैसे ही एग्जाम होता है एक्सेप्ट देन AMBI, ठीक है। AMBI में गुजराती होता है 50 मार्क्स का, उसका मैं डिस्कशन करने वाला हूं डिटेल में आगे, ठीक है। ये सिविल की पोस्ट है, और ये भी सिविल की पोस्ट है, और ये भी सिविल की पोस्ट है, तो सिविल की पोस्ट थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, पर ऐसा नहीं कि मैकेनिकल की नहीं आएगी। मैकेनिकल की भी ये जो आपकी बॉडी है, जो अलग अलग GMC है, मतलब जो अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, GMC नहीं, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनमें वैकेंसी आती रहती है, बीच बीच में आती रहती है, कई सारी हैं वो GPSC के थ्रू लेती हैं, स्पेशली गांधीनगर, बाकी सारी अपने एग्जाम करवाती हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली उनमें भी वैकेंसी आएगी, बीच बीच में आती रहती हैं वो, तो आप उनको उस तरीके से टारगेट कर सकते हो। पर हाँ, ये ध्यान रखना है कि जो कुछ पोस्ट हैं इनमें एक्सपीरियंस है, तो उसको आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। स्पेशली जो असिस्टेंट इंजीनियर सुपर वाली पोस्ट होती हैं उनमें एक्सपीरियंस मांग लेता है, कुछ में मांगता है, कुछ में नहीं मांगता है। तो ये कुछ वैकेंसीज हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बताया RTO, ARTO और AMBI और इंस्पेक्टर, इन तीनों का हमारे पास कोर्स है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िए, जरूर करिए। और ये एक और वैकेंसी है, ये भी सिविल की वैकेंसी है, तो बाकी ब्रांच वालों को फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। जनरली जो GPSC का एग्जाम पैटर्न होता है वो ये होता है, कुछ एग्जाम को छोड़ के, सभी में नहीं होता है, इन जनरल जो होता है टेक्निकल वालों का वो ऐसे ही होता है। 100 मार्क्स का आपका GK GS होगा, 200 मार्क्स का आपका जो मिक्स होगा वो होगा, फिर 100 मार्क्स मतलब मिक्स इन द सेंस कि आपका जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे, उसमें कई बार मिक्स किया जाता है। मिक्स करने का पर्पज ये है, जैसे ARTO है तो उसमें मोटर व्हीकल एक्ट डाल दिया, जैसे आपकी इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है उसमें इंडस्ट्रियल एक्ट डाल दिया, तो इस टाइप की चीजें वो मिक्स करते हैं, ठीक है। अब वो रेशियो क्या होता है, कई जगह पे ये 100 और 100 का होता है, जैसे कि RTO में 100 और 100 का नहीं, ये 75 मार्क्स का है, तो वो डिपेंड करता है, पर वो होता है, मिक्सिंग होती है, तो वो आपको तैयार कर लेनी है। 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, और इनका कुछ ऐसा होता है कि 50% का वेटेज होता है। ये 300 हो गया प्रीलिम, तो 300 डिवाइडेड बाई 6 मैंने पहले बताया, और इंटरव्यू का 100 डिवाइडेड बाई 2, ये जोड़ के आपकी जो मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे आपका मेरिट बनाया जाता है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। चूंकि यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन करना नहीं है, हम लोगों को पहले से किया हुआ है, तो वो वीडियोस आप देख सकते हो। और जो बाकी हैं बचे हुए एग्जाम, उनका जैसे RTO AMBI का जल्दी एक वीडियो आएगी डिटेल डिस्कशन के लिए कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है, सब्जेक्ट कौन से इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बुक्स के लिए मैंने पहले बताया YCT अच्छी है,
फिर ये जीके जीएस के लिए युवा उपनिषद या फिर वर्ड इनबॉक्स का प्रीवियस ईयर आप ले सकते हो उसको प्रैक्टिस करने के लिए। इसके लिए मैंने बता दिया। एक्ट एंड रूल के लिए गजट के अलावा कोई ऑप्शन होता नहीं है। बुक भी अब आ गई है मार्केट में, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, पर बुक में इश्यूज ये हैं कि अगर वो अपडेटेड नहीं होंगी तो फिर गलत चीज पढ़ के आप गलत आंसर करके आओगे तो निगेटिव मार्क्स आएंगे। एप्टीट्यूड के लिए कोई भी बुक आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये रही हमारी डिटेल वीडियो। होप सो कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उसको हमने टारगेट कर लिया होगा। फिर भी कुछ मन में आपके रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।